सबसे पहले तो दद्दा की इस पावन भूमि को नमन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मास्टर क्लास में। मास्टर यहाँ बैठे हुए हैं, क्लास यहाँ है, हम लोग तो बीच में ऐसे ही हैं। खैर, दद्दा की जो कविता है, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर ने। ये बचपन से हम सुनते आए हैं। जब ये कविता गाई जाती थी तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन विवेक जी ने तो ऐसे पुष्प चढ़ाने वालों को जिस तरीके से वंदना की है कश्मीर फाइल्स के द्वारा, वह सराहनीय है। एक नया प्रतिमान कायम किया है। एक और चूंकि आप सब विद्यार्थी हैं, मीडिया में जाने वाले हैं, फिल्म में जाने वाले हैं, न सिर्फ जिसको बोलते हैं कोई वैकल्पिक सिनेमा नहीं तैयार किया, मेन सिनेमा की छाती पर जाकर मूंग दली है। नहीं तो एक वैकल्पिक सिनेमा चालू हो जाता कि भाई ये भी देख लीजिए टाइप, अगर भीड़ नहीं जुट रही है तो सुबह के शो में लगा देते हैं। ऐसा सिनेमा जो आज भी हॉल्स के अंदर टिकट नहीं मिल रही है। मुझे अभी विवेक जी ने बताया, ऑटो रिक्शा वाले ये नारा लगाने का समय आएगा। अभी आपको शिल्प सीखना है, शिल्प सीख के फिर नारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लोग नारा लगाएंगे। आप सिनेमा हॉल में जाकर देखिए। मैं जब पहले शुक्रवार को फिल्म रिलीज हुई, देखने गया सामान्य जन के रूप में। फिल्म जब समाप्त हुई, बड़े कांटे की समाप्ति है उस फिल्म की। पहले 1 मिनट तक खामोशी रही हॉल के अंदर। अचानक से एक लड़का खड़ा हुआ, 24-25 साल का, जो मेरे पीछे सीट पर खड़ा होता बैठा था। मैं देखना चाहता था कि रिएक्शन क्या होगा। विवेक जी वो खड़ा हुआ और फिर उसने कहा बहुत धीमे से, और मैं दिल्ली के एक संभ्रांत इलाके में पिक्चर देखने गया था, एम्बियंस मॉल में, वसंत कुंज के अंदर, जहां मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। पैसा देख के 1000 रुपये का टिकट देख के वो फिल्म देखने आते हैं। मुझे कल्पना नहीं थी कि ऐसा होगा। वो युवक खड़ा हुआ, उसने बोला भारत माता की जय, और उसके बाद सारा हॉल खड़ा हो गया। महिलाएं खड़ी हो गई, पुरुष खड़े हो गए, बच्चे खड़े हो गए, और उन्होंने उस शांति को, अचानक से जो कोलाहल मन में था, दशकों से जो मन में कोलाहल था, वह विवेक जी आप बाहर लेकर आ गए अपनी कृति के माध्यम से। ये तो मैंने देखिए मौका मिला था, विवेक जी जब बोलना शुरू होंगे तो मुझे मौका नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा पहले ही बोल लूं। तो सवाल तो करूंगा, लेकिन सबसे कठिन सवाल सबसे पहले, आपने अपनी पत्नी को डायरेक्ट करने की हिम्मत दिखाई। ये कैसे दिखाया आपने? पल्लवी जी को, मतलब हम लोग तो डायरेक्ट होते हैं अपने घरों के अंदर, इनमें बहुत सारे अविवाहित होंगे, पर वैसे अविवाहित होने के बाद भी आप डायरेक्ट तो हो ही सकते हैं किसी से। आजकल तो कई बार विवाह से पहले डायरेक्शन चालू हो जाता है ना। तो ये सवाल, और मैं सवाल गंभीर इसलिए कह रहा हूं कि उस फिल्म के अंदर सबसे सशक्त अभिनय की जो भूमिका है और सबसे कठिन जो चरित्र था, वो आपने पल्लवी जी को दिया। तो सेट पर वो आपको डायरेक्ट करती थी कि आप उनको डायरेक्ट करते थे?
धन्यवाद आने, आपने पहली ही बॉल जो है वो इन स्विंगर कर दी और मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ मैं। पल्लवी जी नहीं है यहाँ पर अभी, हाँ। आप बोल सकते हैं। तो ऐसा है कि निजी जीवन में तो आपको काफ़ी डायरेक्ट किया ही जाता है, तो एक कई सालों का गुबार था तो मैंने कहा अच्छा सबके सामने ऐसा, तो लो अब देखो। लेकिन ईमानदारी से वो एक बहुत ही कठिन रोल था और वो इतना, उसमें इतनी थिन लाइन थी कि थोड़ा सा ऐसा हो जाता तो फिर वो गलत भी लगता और थोड़ा सा कम होता तो भी गलत लगता। वो सुर वहीं लगना ज़रूरी था और उसके लिए एक मंझे हुए एक्टर की ज़रूरत थी। और जैसा कि जिसको आप लोग बॉलीवुड बोलते हैं, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वहाँ की जो एक्ट्रेसेस हैं वो, उनका ये होता है मेरा लुक क्या होगा, मैं कैसी दिखूंगी। तो मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं कास्ट करना चाहता था जो लुक और दिख, ये कि मैं क्या कैरेक्टर है, मैं क्या करूंगी। और पल्लवी बहुत काबिल एक्ट्रेस हैं तो इसलिए उनका चयन हो गया। हाँ, एक बात तो समझ में आ गई कि आप मुझे भी एक फिल्म डायरेक्ट करनी है। खैर, अब फिल्म पर आते हैं। पटकथा की बात करनी है। फिल्म के शिल्प को अगर हम देखें, और मैं सचमुच में कहूं, और जो बात आपसे कह रहा था, हम जब दिन में खाने पर बैठे थे तो मैंने ये फिल्म देखने के बाद शिंडलर्स लिस्ट देखी। बच्चों, आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो देखिएगा। जो पीड़ा, जो दर्द ज्यूज को मारे जाने पर उन्होंने उभारा है, वो दर्द और पीड़ा आपने उसी शिद्दत के साथ, उसी शिल्प के साथ, इतने कम बजट में कैसे उभारी, ये मन में मेरे सवाल आया। वो तो स्पिलबर्ग है भाई, उनका तो बड़ा नाम है, आप उसी श्रेणी में कैसे पहुंच गए अचानक? आपने इतनी विश्व की सबसे महान फिल्म से जोड़ दिया तो थोड़ा मैं एक सांस लेके सोच रहा हूँ। मेरा ऐसा विचार है कि श्रद्धा, सेवा और श्रद्धांजलि, इन तीन चीजों का पैसे से कोई लेना देना नहीं। हमने श्रद्धा को और श्रद्धांजलि, इन दोनों चीजों को एक स्पेक्टिकल बना दिया है। हाँ, माफ कीजिएगा, मैंने देखा कि जो हमारी माएँ हैं वो सारे जीवन एक साड़ी में, 2-3 साड़ी में निकाल देती हैं, खुद के लिए कुछ रखती नहीं, कम से कम खाना खाती हैं, खुद नीचे सो जाती हैं, पर बच्चों को एक ऐसी वैल्यू देती हैं, भारतीय बच्चों को, कि विश्व में जहां भी, भारत के लोग सारे विश्व में फैले हुए, कोई ऐसा कोना नहीं है जो फैले नहीं है। और अब तो फिल्म रिलीज होने के बाद मुझे ऐसे ऐसे देशों के नाम पता चल रहे हैं जो मैं भी नहीं जानता था। लेकिन मैंने पूरा विश्व भी भ्रमण किया है। आप विश्व में कहीं भी चले जाइए और भारतीयों के बारे में उस देश के लोगों की राय पूछिए, सब लोग एक बात बोलेंगे बिना किसी मतभेद के, कहेंगे भारतीय लोगों पे विश्वास किया जा सकता है, ये ट्रस्ट किया जा सकता है। और आज सारे विश्व का क्लेश क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है? सारा कॉन्फ्लिक्ट है ट्रस्ट डेफिसिट का। कोई किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, राष्ट्र एक दूसरे राष्ट्र पे ट्रस्ट नहीं करता, एक कम्युनिटी दूसरे पे नहीं करती, कॉर्पोरेट दूसरे पे। पूरे विश्व में, मैं अभी अमेरिका में था 2-3 महीने, वहां एक ही चर्चा थी, वी कांट ट्रस्ट दिस, वी कांट ट्रस्ट दैट, वी कांट ट्रस्ट दैट। तो ये जो एक वैल्यू क्रिएट की है हमारी माओं ने, पिताओं का भी बहुत योगदान है, समाज का भी है, पर मैं माओं का नाम इसलिए कह रहा हूं, वो बिना किसी चाह के करती हैं, अनकंडीशनली करती हैं। तो मेरे को उस चीज ने बहुत प्रेरित किया। मेरी माँ की जब मृत्यु हो गई, मेरे पिताजी की, दोनों यहीं रहते थे, दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, खादी पहनते थे। जब मेरी माँ की मृत्यु हुई तब मुझे इस बात का एहसास हुआ। उसके पहले तो माँ बेटे के रिश्ते बड़े अलग होते हैं, तो हमेशा माँ चिढ़ती है, बेटा चिढ़ता है, वो ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने कहा मेरी माँ नहीं है तो मैं कहाँ से प्रेरणा पाऊँ?
और तब मैंने पूरे भारत में गली गली गांव गांव घूम के मैंने कहा भारत को समझता हूं, और मुझे भारत का जो मूल दर्शन है, मूल दर्शन जो है वो समझ में आया, और इतनी अद्भुत ये जगह है। तब मैंने कहा कि किस तरह से आज का जो युवा है उसको उसी तरह से प्रेरित कर सके जैसे मैं प्रेरित हूं। और उस दिशा में फिर मैंने 2010 से बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, वो भी एक यंग लड़के की कहानी थी जो भटका हुआ है, जिसको कोई आदमी बता रहा है कि जो विदेशी थिंकिंग है वही सही है, और आखिर में उसको समझ में आता है कि नहीं, नए भारत का निर्माण करना पड़ेगा मुझे। ताशकंद फाइल्स में भी यही था, एक लड़की है जो कि मॉडर्न वेस्टर्न बिजनेस में फंसी हुई है और वो ढूंढ रही है अपने आप को, और अंत में उसको समझ में आता है कि भारत में जो सत्य में जयते का जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्या अहमियत है, और वो सवाल उठाती है राइट टू ट्रूथ का। यही इस फिल्म में भी यही है। एक तरह से देखा जाए जो मेरी श्रद्धा और जो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता था उन लोगों को जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में, चाहे वो कश्मीरी हिंदू हो, चाहे वो बंगाल से हो, केरला से हो, कहीं से भी हो, ये मेरा अपना एक श्रद्धांजलि देने का, अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का तरीका था। और इसमें एक ही चीज और ऐड करना चाहूंगा, 4 साल पहले जब हमने इस फिल्म पे रिसर्च करना चालू किया तो हमें ये पता भी नहीं था कि ये फिल्म बनेगी, कि डॉक्यूमेंट्री बनेगी, कि वेब सीरीज बनेगी। मुझे नहीं पता था एक दिन मैं यहाँ बैठा हूँगा और इतने गणमान्य लोगों और इतने सारे यंग बच्चे लोगों के सामने बैठ के इस फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ। हम श्रद्धा के रास्ते पे चले थे, श्रद्धांजलि के रास्ते पे चले थे, और ईश्वर रास्ते खोलता गया। क्या बात है, क्या बात है। फिल्म करती क्या है? अगर हम पूरे कश्मीर फाइल्स को देखें तो दर्शकों की पीड़ा, कुंठा, हताशा, भय, एक तरह से पराजय का बोध, उसको आशा, उम्मीद, आकांक्षा और हिम्मत में बदलती है। लेकिन इसको, इस भाव को लाने में जो आपने कहानी ली पूरी की पूरी, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पूरी फिल्म एक फोकस पर रहती है, घोड़े की तरह से एक ही निगाह पर रहती है। और आपने जिक्र किया, भारतीय फिल्मों में शोध की अक्सर बात नहीं होती, शोध होता भी नहीं है। आपने ये शोध कैसे किया? क्योंकि जो दर्द वहां उकेरा है वो दर्द पहले यहां लिया होगा ना, तभी तो वहां उछला है, निकला है। तो वो आपने कैसे लिया? आपने क्या पढ़ा? आप क्या गए, इंटरव्यू लिया? एज ए न्यू फिल्म मेकर्स दे शुड नो कि अरे ऐसे नहीं कि कमरे में बैठ के कहानी लिखी जाती है, तो ये कमरे की कहानी तो है नहीं, और ये साहित्य से तो विलुप्त थी। पत्रकार, हमारे जैसे पत्रकार तो लेकर नहीं आए इसको बाहर। हमारे और भी भाई लोग यहाँ पत्रकार बैठे हुए हैं कि इतने दशकों में तो बाहर नहीं आई, इकोसिस्टम जैसा था। आप उसको कैसे लेकर आए बाहर? शोध कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल है और बड़ी खुशी की बात है कि ये स्टूडेंट्स के सामने पूछा गया। देखिए, आप लोग भी कल को फिल्म मेकर्स बनेंगे, कम्युनिकेटर्स बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, कम्युनिकेशन की फील्ड में ही जाएंगे कहीं ना कहीं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने जब बम्बई में चालू किया था काम, तो जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था उसके लिए मैंने कहा कि भाई इसमें रिसर्च के लिए कितना टाइम है। तो उन्होंने बोला रिसर्च क्या होता है? रिसर्च क्या है? कुछ नहीं होता रिसर्च। कह लेंगे जनता को क्या लेना देना रिसर्च से? ये एक भावना नहीं, ये कोई एक्सेप्शन नहीं था, ये रूल था, और अभी भी है और रहेगा। ये ऐसी कौम है, बदलने नहीं वाली। आप लिख के ले लीजिए, ये अभी थोड़े दिन शौक मनाएंगे कश्मीर फाइल्स आने का, लेकिन फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से ये निकले थे। तो राइटर को ना तो लिखने के लिए टाइम दिया जाता है, ना उसको शोध के लिए टाइम दिया जाता है, और ना उसको पैसे दिया जाता है। पूरे विश्व में देखिए, बिजनेस के रूल्स एक ही होते हैं। भारत में 120 करोड़ अमूमन रहते हैं, 130 करोड़ लोग रहते हैं। ये बड़ी गंभीर बात है और ये समझना बड़ा आवश्यक है, और मैं चाहता हूं अगर कोई पत्रकार लोग हैं तो इस बात को उठाएं। 130 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन भारत की जो सबसे सफल फिल्म आज तक की है उसको मात्र 3 करोड़ लोगों ने देखा है। ऐसा कौन सा बिजनेस है
जो 130 करोड़ के मार्केट में से सिर्फ 3 करोड़ के मार्केट को एक्सप्लॉइट करता है और एक बाकी को छोड़ देता है। ये गलतफहमी है। ऐसा नहीं है कि ये लोग छोड़ देते हैं, लोगों ने उनको छोड़ दिया है। लोगों ने पैसे उस पर खर्च करना बंद कर दिया। और उसका कारण यह है कि एक स्टार जिसको कि एक्टिंग भी नहीं आती है, वो लेता है 150 करोड़, और राइटर को भिखारी बना दिया जाता है। वो गरीब दरिद्र की तरह से 15-20 लाख रुपए उसको मिलते हैं, वो भी लास्ट के 2-4-5 लाख रुपए उसको नहीं दिए जाते। हमारे यहाँ परंपरा, ये राष्ट्र इतना धनी रहा है, राजाओं ने यहाँ पे, महाराजाओं ने यहाँ पे लिखने पढ़ने कला में जो लुप्त लोग थे, उन लोगों को इतना रिवॉर्ड किया है, इतना रिवॉर्ड किया है। कालिदास, तुलसीदास, तानसेन, ऐसे लोगों को कभी अपने घर बार पैसे की चिंता ही नहीं करनी पड़ी, वो सिर्फ अपनी कला में केंद्रित है। पर हमारे यहाँ हमने राइटर को इतना गरीब बना दिया है कि वो झुके कंधे से ही अंदर घुसता है। कभी आपको मैं चैलेंज करता हूं, अभी तो मैं हूं यहां पर, कोई स्टार आ जाए अभी यहां और राइटर डायरेक्टर से उनकी बॉडी लैंग्वेज का चेंज, आप लोग कम्युनिकेशन के, आप बॉडी लैंग्वेज में चेंज देखिएगा। स्टार जैसे ही घुसेगा वो ऐसे घुसेगा और राइटर डायरेक्टर में उनके कंधे ऑटोमेटिकली झुक जाएंगे। आप एक नैतिक और मौलिक करप्शन की हद देखिए। फिल्मों के जो, जब फिल्म बन जाती है तो उसके प्रमोशन के लिए एक लॉन्च प्रोग्राम होता है, क्या बोलते हैं, मैं सब तो भूल ही हूँ उनकी भाषा सारी, कुछ होता है ना, उसमें सब खड़े होते हैं, डायरेक्टर, राइटर, ये एक्टर, सारे के सारे जर्नलिस्ट लोग आते हैं और उनको बताया जाता है हमारी फिल्म ये हुआ है। अब आप प्रीमियर नहीं, जो लॉन्च है, फर्स्ट टीजर, फर्स्ट लुक लॉन्च जो होता है, पहला टीजर प्रोमो जो दिखाते हैं, अब आप उसको आज जब घर जाएं तो YouTube में जाके पुराने जरा कुछ देखिए, किसी बड़े स्टार के या मीडियम साइज स्टार के, आप देखेंगे कि कोई भी कैमरा राइटर या डायरेक्टर पे नहीं मिलेगा आपको। मैंने तो ये तक देखा है, डायरेक्टर और स्टार साथ में खड़े होकर उनकी फोटो खींची जाती है, पर अगले दिन जब प्रेस में छपती है तो सिर्फ स्टार की रह जाती है, डायरेक्टर की काट दी जाती है। मतलब ये, इसको अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो मतलब ये है कि आप एक गुरु के संरक्षण में बड़े हुए, उससे सब कुछ सीखा, शिक्षा ली, जो बनना था बने, और एक बार कभी आपने एक फोटो खिंचाई जिसमें आपके माँ बाप और गुरु सब खड़े हैं, पर एल्बम ने आपने सब काट दिया, सिर्फ अपनी फोटो और शहर के सबसे बड़े धन्ना सेठ के साथ अपनी फोटो लगा। ये बड़ी पीड़ा वाली बात है और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि भारत के लोगों को इससे पीड़ा क्यों नहीं है, और राइटर और डायरेक्टर्स को पीड़ा क्यों नहीं। मुझे बड़ी पीड़ा हुई, तब मैंने इस इंडस्ट्री को छोड़ा और मैंने कहा अब मैं वो फिल्में नहीं बनाऊंगा जो लोग सुनना चाहते हैं, अब मैं वो बनाऊंगा जो मैं कहना चाहता हूं। और मेरी फिल्मों का और हमारी फिल्मों का जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे, पल्लवी जी और मैंने डिसाइड किया, उसका सबसे बड़ा स्टार होगा उसका राइटर और डायरेक्टर। और हमने इस फिल्मों के अलावा भी कुछ और काम किए हैं जो शायद सब नहीं जानते हैं, पर इसलिए नहीं जानते क्योंकि उसमें मैं और पल्लवी कहीं नहीं दिखते हैं। उसके जो राइटर और डायरेक्टर हैं वो सबसे आगे हैं। हमने मराठी का एक इतना भूतपूर्व सीरियल किया था जी के लिए, जो सबसे फेमस है, असंभव नाम का वो था। उसके डायरेक्टर को सब जानते हैं। इस फिल्म में उसने बिट्टा कराटे का रोल किया, चिन्मय। तो आपके सवाल का मैं भूमिका इसलिए बताई कि ये एक बड़ी दर्द भरी बात है। तो ये जो बॉलीवुड का पूरा जो सिस्टम है, ये मान के चलता है कि ऑडियंस मूर्ख है। हमेशा जब भी आप कुछ लिखते हैं कहते हैं यार इसको हटाओ, ये रिक्शे वाला नहीं समझ सकता। आपका फोकस रिक्शे वाले पे है और आपको लगता है रिक्शे वाला मूर्ख है, जबकि असली ज्ञानी वही है। ज्ञान उसका है नेटिव इंटेलिजेंस। तो जब हमने अपना प्रोडक्शन शुरू किया बुद्धायना ट्रैफिक जैम से, तो हमने दो रूल्स बनाए। एक, फिल्म का जो क्रिएटर है वो हमेशा ऊपर रहेगा। दूसरी चीज जो हमने तय करी वो ये कि ऑडियंस बहुत इंटेलिजेंट है, और जितनी कम पढ़ी लिखी ऑडियंस है वो पढ़े लिखों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये हमारा एक एजम्पशन हमने अपना एक कॉर्पोरेट
क्योंकि मुझे पता है ये बात। नेटिव इंटेलिजेंस, पढ़ी लिखी इंटेलिजेंस के साथ क्या है कि वो मैनिपुलेट करती है और मैनिपुलेट होती भी है। उसको 2 किताबें पढ़ा दो तो उसको लगता है यही सही है। वो सारी जिंदगी एक झूठ पे बहस कर सकता है पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी। लेकिन जो नेटिव इंटेलिजेंस का आदमी, जिसपे जमीन से, अपनी माओ से, पिताओं से, लोगों से, गुरु से, सरकमस्टेंसेस से इंटेलिजेंस जिसको आई है, वो स्वयं पे भरोसा रखता है और जो वो समझता है वो कोई और नहीं समझता है। इसीलिए आप देखिए बुद्धा एंड अ ट्रैफिक जैम इतनी डिफिकल्ट फिल्म थी, लेकिन मैं हिंदुस्तान के जिस कोने में लेके गया लोगों ने उसको समझा और उसको उतनी इज्जत दी। ताशकंद फाइल्स जब मैं बना रहा था, 2 मिनट जवाब। ताशकंद फाइल जब मैंने, बुद्धा एंड अ ट्रैफिक जैम 6 साल अटकी रही। सुनील जी आए, इनकी बड़ी मेहरबानी थी कि इनने मुझे प्रेरित किया और वो एक हिस्ट्री बनी। ताशकंद फाइल्स भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के सभागार में युवा लोगों के बीच, जिनमें जान है, उनके बीच में बैठे हैं। जब हमने ताशकंद फाइल्स बनाने का सोचा तो सब ने यूनिवर्सली 100 में से 100 फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने, बाकी लोगों ने भी, सबने ये बोला लाल बहादुर शास्त्री को कौन जानता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए सड़क पे, आप चलिए, मेरे को तो चैलेंज करते थे, कहते चलिए आप किसी से भी पूछ लीजिए, आपको एक युवा बता दे कि लाल बहादुर शास्त्री कौन थे, क्या थे, दूसरे नंबर के थे, तीसरे नंबर के थे। भाई अब शास्त्री जी का गुनाह था ये कि वो गुलाब का फूल लगा के अचकन अचकन पहन के नहीं स्मार्ट लगते थे, वो सीधे साधे आदमी। ना उनको अपने को भैया, दादा, चाचा कहलाने का शौक था। उन्होंने पब्लिक से ही झूठे रिश्ते नहीं बनाए थे, उन्होंने राष्ट्र के साथ एक रिश्ता बनाया था और उसको मरते दम तक निभाया। तो मैं सबसे ये कहता था, चूंकि लोगों को नहीं पता है इसलिए वो शायद जानना चाहेंगे। और मैंने ये चैलेंज किया था कि जिस युवा को नहीं पता है यही युवा सबसे ज्यादा जाके देखेगा। और उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया। बड़े संघर्ष के बाद, बड़ी मुसीबत के बाद, फिर दूसरी समस्या ये थी कि भाई एक कमरे में 8-9 बुढ़े लोग बैठे हुए बक 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 करे जा रहे हैं। कहने ये तो टेक्निकल बातें कर रहे हैं दुनिया भर की, कभी सन 1960 आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी कोल्ड वॉर आ जाता है, पहला सीन ही रशियन लोगों के बीच। कौन देखता है ये सब फिल्में भाई? गाना नहीं, कॉमेडी नहीं, एक्शन नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं, बस 9 लोग बात कर रहे हैं कमरे में बैठे हुए एक समस्या पे। तो सबने बोला, एक चार्ज ला, कहते ये वर्बोस फिल्म है और वर्बोस फिल्म कोई नहीं देखेगा। वर्बोस का मतलब होता है जिसमें बहुत ज्यादा डायलॉग हो, लोग बात ज्यादा कर रहे हैं। और आप देखिए विधि का विधान जब फिल्म रिलीज हुई, उसको ना तो डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ना उसको कोई किसी ने उसका रिव्यू किया, बहुत बुरी हालत से रिलीज हुई थी, मात्र 150-200 सिनेमा हॉल में। लेकिन वो फिल्म 120 दिन चली, 2019 की सबसे बड़ी स्लीपर हिट हुई और उसको नेशनल अवार्ड डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले के लिए मिला। और यही हाल था कश्मीर फाइल्स का हुआ। एक आम बात की, अरे करोगे तो मरोगे, ये सब दुनिया भर का। तो हमने ये समझा कि कश्मीर जो है, इसके बारे में जो भी आज भारत में या विश्व में लोग जानते हैं, वो एक पॉलिटिकल और मीडिया के एंगल से जानते हैं। लोग कश्मीर जाते नहीं हैं, जाते भी हैं तो शिकारे गारा में घूम के आ जाते, रहते तो नहीं है वहां पे। जैसे दिल्ली गए, 2 महीने छुट्टी पे रह लिए तो कुछ समझ गए। वहां तो आदमी जाता है 2-4 दिन के लिए, शिकारा में बैठता है, गुलमर्ग जाता है, 2-3 चनाएं वो करके वापस आ जाता है उसको। और कश्मीर में इतना बढ़िया उन लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि आप कश्मीर कभी देख ही नहीं सकते, उसके आगे जाने ही नहीं देते। आपको जगह का नाम भी नहीं पता चलेगा जहां असली कश्मीर बसता है। तो मैंने कहा, लेकिन जो लोग मरे हैं, ये शिव और सरस्वती की जो जमीन है, आज भारत की जो ज्ञान की गंगा है, जो दर्शन है भारत का, जो एक अद्वैत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, शैविज्म का कॉन्सेप्ट है, वो जिस जमीन से निकला है, वहां पे आज एक भी हिंदू नहीं रहता है और इस विषय में कभी बात नहीं होती।
तो हमने एक रिसर्च किया और 100 में से समझ लीजिए लगभग अमूमन 85 जो युवा थे, उनका यह मानना था ये तो मुस्लिम लोगों की ओरिजिनल जमीन है, और कुछ हिंदू लोग जाके वहां पे बस गए थे और फिर उनको निकाल के बाहर कर दिया गया। आज भी इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड की नंबर 1 मैगजीन है, उसने भी एक आर्टिकल हमारी फिल्म को गाली देते हुए लिखा, उसमें यह लिखा है कि इट वॉज अ मुस्लिम लैंड एंड देयर वर ओनली 5% हिंदूज देयर, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो वो भी इकोनॉमिस्ट, जो अमेरिका की इतनी बड़ी वर्ल्ड की द इकोनॉमिस्ट बहुत बड़ी एक मैगजीन है, 100 साल पुरानी है, तो उनके जर्नलिस्ट भी बहुत बड़े हैं, उन तक को ये रिसर्च में नहीं पता है बात, क्योंकि गूगल में ये सब झूठ मूठ लिखा हुआ है। तो हमने कहा अगर कश्मीर को समझना है तो जो कश्मीर के पीड़ित हैं, जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन विक्टिम का मतलब कि सुनी सुनाई बातें नहीं, आपके पिता का कत्ल हुआ था, आपकी मां की गरिमा जो है उसको भंग किया गया था, आपके बच्चे को झेलम में फेंका गया था, जो आपने अपनी आंखों से देखा है और जो सहा है, ऐसे लोग जहां भी विश्व में फैले हैं, इन लोगों का हम एक तरीका होता है जिसको कहते हैं वॉर क्राइम टेस्टिमोनियल्स, मतलब वॉर में जब क्राइम होता है तो उसके टेस्टिमोनियल्स करते हैं, होलोकॉस्ट में जो टेस्टिमोनियल्स, हमने वो फॉर्मूला एक फॉलो किया, इंटरनेशनल पैटर्न है, जो काम पिछले कई 50-60 साल में उसी वक्त एक्चुअली 30 साल पहले भारत सरकारों को करना चाहिए था, वो काम हमने शुरू किया। हमने पूरे विश्व में फैले 700 से ज्यादा फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स को इंटरव्यू किया। फिर वो इंटरव्यू करने के बाद उन सबके लंबे लंबे थे, 5-1000 घंटे का हमारे पास टोटल टेस्टिमोनियल्स हैं, उसमें जो सारी कॉमन कहानियां थी उनको निकाला। फिर उन कॉमन कहानियों को हमने जितनी एक्सपर्ट्स की बुक्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन सब से क्रॉस चेक करके उसमें फिर जो कॉमन थी उनको निकाला। उसके बाद फिर हमने जो कश्मीरी सभ्यता, हिंदू मुस्लिम दोनों, जो उसके विद्वान हैं, उनको दिया, हमने कहा जरा इसमें बताइए अब क्या क्या है। फिर जगमोहन जी जो वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, और कमाल की बात देखिए, जब मैंने उनको फ़ोन किया बड़े अस्वस्थ थे, उसके कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु भी हुई, तो मैंने कहा कि आपकी किताब इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके परिवार, उनने बोला, फिर बाद में परिवार, उन्होंने बोला देखिए भारतीय परंपरा में नॉलेज, ज्ञान पे कोई कॉपीराइट नहीं होता, आप जो चाहें जैसे चाहें इस्तेमाल करें। ये बहुत महान आत्मा ही ये काम कर सकती है। और हमने जब सारा सब कुछ करने के बाद जो चीज कोई दुनिया की ताकत, हिंदू या मुस्लिम या जीव या बुद्ध, सबको जो कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, जो सब कहते थे ये अटूट सत्य है, सिर्फ उन्हीं कहानियों को, उन्हीं चीजों को लेके फिल्म के अंदर डाला। दूसरी बात, इसमें एक बड़ी कठिन समस्या ये थी कि ये फिल्म तो है ह्यूमैनिटी वर्सेस टेररिज्म, जो सिनेमा समझते हैं ह्यूमैनिटी वर्सेस टेररिज्म, पर मुझे यह पक्का पता था कि फिल्म आप कुछ भी बनाइए, मुद्दा वो हिंदू मुस्लिम बन जाएगा। इसलिए ये मैं कभी बताता नहीं किसी को, शांति से करता हूं, पर आज भोपाल में बैठा हूं अपनी जमीन पे, इसलिए आपको बता रहा हूं ईमानदारी से। किसने फिल्म देखी है यहाँ? ओके, बहुत लोगों ने, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं देखी, आपको तक 3-4 दिन ये चित्र साधना का समारोह समाप्त हो जाए, अभी मत जाइएगा, उसके बाद जाके देखिए और सिनेमा में खरीद के देखिए। और कल शायद दिखा भी रहे हैं कुछ, कल यहीं पे दिखा रहे हैं जी। खरीद के देखना चाहिए एक बार वो तो करना और दिखाना भी चाहिए, टिकट खरीद के और दिखा। तो हुआ क्या, तो उसका जो, तो मैंने कहा कि ये तो देखिए, मैं कश्मीर में रहा नहीं हूं, पिछले 30 साल का जो कश्मीर है उसमें मैं रहा नहीं हूं, वहां की क्या चेतना है, क्या कॉन्शियसनेस है, क्या शिकायत है, ये तो वही कोई लड़का या लड़की बता सकता है जो 1990 के बाद वहां जन्मा है, वो क्या सोचता है इस विषय में। तो मैंने ढूंढ के एक जो बहुत ही मुझसे नाराज रहने वाला एक कश्मीरी मुस्लिम लड़का, जो बड़ी वहां क्रांति भी लाने के मूड में रहता है, मैंने एक दिन उसको फोन लगाया ढूंढ के, उसने बाद में हमारे साथ काम भी किया। तो मैंने उससे कहा तुम एक काम करो, तुम इतने क्रोध में मत हो, तुम ये मत सोचो कि मैं कोई तुम्हारे खिलाफ बना रहा हूं, तुम एक सीन जो तुम्हारी मर्जी हो वो लिख दो, जो तुम्हें लगता है वो तुम लिखो अपने दिल से, और मैं तुम्हें यह वायदा करता हूं कि एक शब्द, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप चेंज नहीं करूंगा। और जो शिकारे वाला सीन है लास्ट में, जहां पे कृष्णा पंडित अब्दुल से मिलता है, आपको पता होगा, देखा है जिनने, वो डल लेक में जो जा रहा है, कहता है वो कौन सा जानवर है जिसको हर जानवर कौवा गिद्ध खाना चाहता है, हमारा कश्मीर।
तुम्हारे पास एटम बम है, मीडिया हमारे पास नहीं है, तुम लोग हमें रेपिस्ट और टेररिस्ट समझते हो। क्या ये बच्चा, वो जो पूरा का पूरा सीन है, वो एक कश्मीरी मुस्लिम लड़का जो कि कश्मीर वैली में रहता है, उसने लिखा है। अब दूसरी इसमें समस्या, मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि निडरता सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ फिल्म बनाने में नहीं होती है, बल्कि निडरता इस प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होती है। फिर अब समस्या ये खड़ी हुई कि उसके लिए जो हमने एक्टर लिया था वो लड़का मुंबई का था। तो मैंने कहा ये लड़का कुछ भी होगा, कहीं ना कहीं ये कन्विक्शन से इस बात को नहीं बोल पाएगा। तो फिर मैंने फोन लगाया, मैंने कहा भाई देखो तुम्हारे एक्टर तो है नहीं, पर कोई एक लड़का अगर ये डायलॉग बोलने के लिए तैयार हो तो तुम मुझे बताओ। तो वो लड़का भी जो डायलॉग बोल रहा है वो कश्मीर में ही रहता है, वैली में, वहीं का है, और उसने वो काम किया है। वो छोटा बच्चा भी वहीं से लिया है हमने, ये तीनों चीजें वहीं से ली। उनकी सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, हमारा नाम मत डालिएगा, क्योंकि वो भी जानते हैं अगर उनका नाम सामने आएगा तो उन पे क्या बीतेगी। इस ईमानदारी से ये फिल्म बनाई गई। तीसरी आपको एक बात बताना चाहता हूं, संवेदनशीलता। कई लोग ये आरोप लगा देते हैं कि अरे भाई इसमें नुआंसेस नहीं है। कहां से लाऊं मैं नुआंसेस? अगर गोलियां बरसा रहे हो आप 50 लोगों पे, तो मैं कहां से नुआंस क्रिएट करूं? ये कहानी मैंने तो नहीं लिखी है, ये कहानी तो आतंकवादियों ने लिखी है, ये तो रिलीजियस फैनेटिसिज्म ने लिखी है। मैंने तो नहीं जाके आटे के चावल का खून किसी को खिलवाया था, मैंने तो नहीं लाइन से खड़े होकर 35 सिखों को मारा था गोली से, मैंने तो नहीं इन लोगों को मारा था, मैंने तो नहीं बुद्धिस्ट प्रतिमाओं का तोड़ा था। आपने ही जब नुआंस नहीं रखा जीवन में और सोसाइटी में, तो मैं कहां से नुआंस लाऊं? फिर भी मैंने और पल्लवी ने तय किया कि हम अपनी तरफ से संवेदनशीलता से बनाएंगे। तो जो आखिरी सीन है फिल्म का, उसमें उनके साथ जो हुआ था, 20-25 लोगों ने गैंग रेप किया था। और आज भी सबकी मुझसे, ये जहां जाता हूं यही शिकायत करते हैं कश्मीरी लोग, कश्मीरी हिंदू लोग, कि आपने वो क्यों नहीं दिखाया गैंग रेप। मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी बच्चा इस दुनिया में वो देखे, इसलिए हमने उसको एक सिंबॉलिक तरह से, नुआंस तरीके से चित्रार्थ किया, कि बस एक छोटा सा वो किया कि लोग समझ जाए। मैं नहीं चाहता हूं इतनी बर्बरता भरे, इतनी क्रूरता विश्व में कोई भी अपनी आंखों से देख सके। हो गया मारो, ठीक है, लोगों को लेकिन यह समझाना जरूरी था कि जब आतंकवाद को कोई शह देता है तो इंसानियत का कत्ल कैसे होता है। और वही भावना जब फिल्म खत्म होती है उसको ही लेख के लोग उठते हैं। इससे एक बात साबित हुई, अगर आप अपना काम श्रद्धा से, ये सोच के कि ऑडियंस आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऑडियंस को इज्जत देके, पूरा जो उनको देनी चाहिए इज्जत, वो दे के अगर आप किसी चीज को श्रद्धा से बनाएं तो वो भावना लोगों तक पहुंचती है, लोग कनेक्ट करते हैं। और बदले में आप देखिए, किसने सोचा था कि ये फिल्म एक दिन 300 करोड़ तक भी पहुंच सकती है, पहुंची जाएगी। बहुत लंबा जवाब नहीं, बहुत, पर वो आवश्यक था। पूरा कथानक कैसे लिखा जाता है, स्क्रिप्ट कैसे होती है, समझने वाले पूरे समझेंगे। 2 बात मैंने आपके इस उत्तर से पकड़ी जो मैं बताना चाहता हूं। एक बात आपने कही कि फिल्म मैंने किसी और के लिए नहीं बनाई, अपने लिए बनाई। इस देश की सबसे ज्यादा कही जाने वाली कथा राम कथा है। इस देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक रामचरितमानस है और हनुमान चालीसा है। तुलसीदास जी बालकांड के पहले श्लोक में क्या लिखते हैं? स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए मैं रचना कर रहा हूं। मैं कोई चारण या भाट नहीं हूं कि राजा के लिए लिख रहा हूं। और आज की राजा कौन है? पैसा। तो जब आप पैसे के लिए लिखते हैं तो ना उसमें श्रद्धा आती है, ना भावना आती है,
फिर पता नहीं ऊट पटाख सा कैसा आता है कि आप देखते रहते हैं, आधी पिक्चर देख के बीच में छोड़ जाते हैं, जो आजकल हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है आप सबको ये जो एक बड़ा बात कही विवेक जी ने, वो ये कि जब भी आप कोई कृति बनाएं, आर्टिकल लिखें, किताब लिखें, फिल्म बनाएं, डॉक्यूमेंट्री बनाएं, ये मत सोचे कि मैं इसके लिए बना रहा हूं। उसमें वो संवेदना डालें जो लास्ट में इन्होंने कहा, मेरी संवेदना क्या है, मेरी सेंसिटिविटी उसमें क्या है, यह इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो आपने कही, आपने कहा रिक्शे वाला वो समझते हैं कि बुद्धिमान नहीं है, दर्शक तो ऐसे ही है, बहुत ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं बुद्धि से ऊपर होती है विवेक, और आप तो स्वयं विवेक हैं। विवेक का इस्तेमाल करना, इंटेलेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता है जब आप कोई चीज बनाते हैं। इंटेलेक्ट, बुद्धि और मन से ऊपर होता है विवेक। विवेक का इस्तेमाल कीजिए। जो विवेक जी ने महिलाओं के साथ, कश्मीरी महिला के साथ हुए बलात्कार को न दिखाते हुए किया, उसके बावजूद भी उसको दिखाया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक और शिल्प के बारे में सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और आपने शुरू के अपने वक्तव्य में वो बात कही थी कि आप जब निकले तो आपको ये नहीं मालूम था कि आप डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, फीचर फिल्म बनाएंगे, किताब लिखेंगे। जब मैं फिल्म देखता हूं, बड़ा खूबसूरत है इसके अंदर, और राम गोपाल वर्मा ने भी थोड़ा इसी बारे में इशारा किया है। तो कभी ये फीचर फिल्म का शिल्प इसमें आता है, कभी डॉक्यूमेंट्री का शिल्प आता है। इसको आपने कैसे ब्लेंड किया, क्या सोच के ब्लेंड किया, या स्वयं ही होता गया? इसके दोनों ही जवाब दे देता हूं, एक असली जवाब दे देता हूं और एक बौद्धिक जवाब दे देता हूं। विवेक वाला जवाब दीजिए। देखिए, ये फिल्में, ये जो अद्भुत, इसके साथ जो एक अद्भुत डिवाइन, अलौकिक जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, ये किसी मनुष्य मात्र के करने से नहीं हो सकता। ये बहुत सारी स्पिरिचुअल फोर्सेस, उनके आशीर्वाद, बड़े गुणों के आशीर्वाद, मां सरस्वती का आशीर्वाद, ये बहुत बड़े गुणों के पुण्य से ऐसी चीजें होती हैं। मैं सिर्फ माध्यम बना, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मैं मानता हूं, ऐसा मैं मानना चाहता हूं। मुझे माध्यम बना लिया, और मुझे शायद इसलिए माध्यम बना लिया गया कि मुझे एक ही चीज का घमंड है कि मुझसे ज्यादा सरस्वती का बड़ा उपासक कोई नहीं है। ऐसा मेरा अपना एक सोच है। तो ऐसा नहीं है, हालांकि ऐसा सत्य नहीं है ये, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि मैं मेरी माँ ही शारदा है, और देखिए, मेरी असली माँ का नाम भी शारदा ही था, और वो पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी। और मेरे पिताजी बहुत बड़े विद्वान थे, वाइस चांसलर थे, उनके अंडर में थीसिस लोग करते थे, और बड़े वेदों का उनने ट्रांसलेशन किया, बड़े विद्वान थे, भोपाल में ही थे वो। लेकिन मेरे पिताजी जब अनुमान लगाते थे एक सिचुएशन का, तो वो अक्सर गलती निकलती थी। और मेरी माँ बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, और वो कहती थी देखो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तो हमेशा वैसा ही होता आया। तो शारदा की श्रद्धा में शायद कुछ तो है। तो वो, लेकिन इसका बौद्धिक ये है कि ये फिल्म जब हमने जब शुरू करी, तो शुरू के 2 दिन पल्लवी जी इंटरव्यू कर रही थी लोगों के। हमने अमेरिका में, यूके में, जर्मनी में, सिंगापुर से लोग, साउथ अफ्रीका, पूरे विश्व में जहां फैले, उनके घर जा जाके किया। और मैं ये मान के चल रहा था इसकी कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह बना के अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। कोई फाइनेंस करने को तैयार नहीं था। जो सबसे बड़ी OTT कंपनी है, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बोला इसमें आप भाई फिल्म में आप इस्लामिक टेररिज्म, हमारी ग्लोबल पॉलिसी वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अगर वो इस्लामिक टेररिज्म वर्ड यूज नहीं करेंगे तो फिर दिखाएंगे क्या? उन्हें कोई क्या अपनी मर्जी से उन्होंने कहा चलो छुट्टियों में चलते हैं दिल्ली और लौट के नहीं आए, क्या करें हमें? तो बोले नहीं, हमारी ये ग्लोबल पॉलिसी है। तो मैंने कहा अच्छा हिंदू टेररिज्म वर्ड यूज करूंगा चलेगा? कहने उसको लेके हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, बहुत बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 है, इंडिया में ही सिर्फ घाटे में चल रही है, बाकी जगह बहुत पैसा कमाती है। ऐसा मैंने नहीं, उन्हीं के CEO भी आए थे कुछ दिन पहले, उन्होंने मुझसे बोला, बड़े आश्चर्य की बात। तो मैंने वो जो लड़कियां थी बैठी हुई, आजकल तो कॉलेज से निकल के जॉब मिल जाते हैं, बड़े बड़े
और कई लोग पूछते हैं कि अच्छा आप बताइए आप क्या जानते हैं, उन्हें लगता है वही। और ये सत्य बोल रहा हूँ, कैमरे हैं इतने सारे तो इसलिए मैं डरता नहीं हूँ इस बात से, कल को कोई बोले तो आपको सत्य बता रहा हूँ। मैंने एग्जैक्टली उनसे ये पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए, अगर आप जर्मनी में कोई होलोकॉस्ट की फिल्म बना रहा है, आपकी कंपनी तो जर्मनी में भी है, होलोकॉस्ट पे फिल्म बना रहा है, तो आप कहेंगे कि नाजी के बारे में बात नहीं करो, नाजी शब्द का इस्तेमाल मत करो, जर्मन वर्ड का इस्तेमाल मत करो, क्या ये संभव है? तो उन्होंने मुझसे बोला नो, इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन, इट डजंट अप्लाई टू इंडिया। और उसने मेरे को बहुत गुस्से से भर दिया, मतलब आग लग गई मेरे अंदर, और शायद वही आग है जो मुझे इतने दूर तक लाई। लेकिन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था, तो शुरू के कुछ एक दिन पल्लवी जी, तो हमने डिसाइड किया था जितने ह्यूमन इंटरव्यूज हैं, मतलब किसी की माँ के साथ समझिए गैंग रेप हुआ है, तो वो मैं पल्लवी, वो सारे ह्यूमन, बच्चों के कत्ल के, घर के परेशानियों के पल्लवी जी कर रही थी। और मैंने सोचा था जो वहाँ का जो लिटरेचर है, पॉलिटिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस वाले जो DGPs वगैरह हैं, अपने बकाया साहब जो डिविजनल कमिश्नर थे जिसके ऊपर मिठुन चक्रवर्ती का रोल है पूरा, उनके मैं करूँगा। मैंने देखा शुरू के 2-3 दिन पल्लवी ऐसे आंखों से आंसू ही बह रहे हैं, रो रहे हैं, आंखें सूज जाती थी। तो मैं गाड़ी चलाता था, पैसे थे नहीं हमारे पास, तो मैं ही गाड़ी चलाता था वहाँ अमेरिका में। तो मैंने एक दिन पल्लवी से कहा, देखो ऐसा है, हम लोग फिल्म मेकर्स हैं और हम क्रिएटिव लोग हैं, तुम अगर सब्जेक्ट के साथ इन्वॉल्व हो जाओगी और उनके दुख में तुम भी रोने लगोगी तो ऑब्जेक्टिविटी बचेगी ही नहीं, तो गलत बात है। तो पल्लवी को समझ में आया, पर उसके अगले ही दिन मेरे को इंटरव्यू लेना था, और वो एक ऐसे लड़के का था, और ये काफी दिन की बात है, पर तब तक ये चल रहा था कि एक डॉक्यूमेंट्री ऐसा कुछ बनाएंगे। और मैंने कहा कुछ नहीं होगा तो चलो अर्बन एक्सेलरेटर किताब तो लिख ही देंगे। हम इंटरव्यू करने, एक लड़का है जिसका नाम है हिमांशु गंजू, और मैं चाहता हूं आप इस कहानी को 2 मिनट जरा ध्यान से सुने। उससे हम जब मिलने गए, उसकी पहले क्या हुआ बाद में बताऊंगा। और ये लड़का 4 या 5 साल का था जब इसके माता पिता, बड़ा फेमस किस्सा है वो कश्मीर का, प्राणा गंजू जी और उनके हस्बैंड, उनको दोनों को मार डाला गया। माँ को तो खैर बहुत बुरी तरह से करके अंततः काट पीट के जेल में फेंक दिया गया। नानी, तो ये पिताजी जो थे बड़े, उनको राजेश खन्ना बोलते थे वहां पे कश्मीर में, बाल जुल्फें थी, स्कूटर चलाते थे बजाज का। तो बड़ा जब माहौल खराब हो रहा था तो दोनों बच्चों को, लड़का जो 4-5 साल का था, उसकी बहन 6-7 साल की थी, नानी के घर छोड़ दिया सोपोर में, और बोला मैं शाम को आऊंगा तो मैं लेके जाऊंगा। शाम हो गई, वो आए नहीं। अगले दिन दोपहर या शाम को उनके जो जिगरी दोस्त थे, जिगरी बोल रहा हूं मैं आपको, यानी बचपन से जो खेलते खेलते बड़े हुए थे बर्फ में, वो 2 दोस्त आए, और नानी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में रहती थी। उनसे बोला कि अरे भाई कहाँ है वो गंजू साहब? तो उन्होंने बोला कल शाम को छोड़ के गए भाई, बोले अभी 2 घंटे में आ रहा हूँ, आए नहीं। तुम उनके दोस्त हो, जाओ पता करो। तो कहने लगा अच्छा एक काम करिए, अगर नहीं आए तो ये बच्चे हमारे को दे दीजिए, दोनों मैं इनको ले जाता हूँ, घर पे कहीं फंस गए होंगे, मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने बोला नहीं हो सकता है, कुछ परेशानी हो, कहीं चले गए, बच्चे कहाँ जाएंगे? कहने लगे वो नहीं मिले तो हम रख लेंगे अपने घर पे। नानी ने कुछ सेंस किया, उन्होंने बच्चों को नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा नहीं उनको यही रहने दो, जब आएंगे गंजू साहब ले जाएंगे। और जब वो निकले तो उन्होंने ऊपर से देखा तो वही स्कूटर जो गंजू साहब का था, ये दोनों दोस्त लेके आए हुए थे। नानी ने तुरंत इन दोनों बच्चों को लिया और लेके वहां से किस तरह से भागी वो एक अलग कहानी है, और वो छोड़ छाड़ के पहुंची जम्मू में, और जम्मू से फिर अंततः पूना। और जो बच्चे छोटे थे वो कहाँ है, पिताजी कहाँ है, माँ पूछा होगा, 1-2 साल तक पूछा होगा, तो उनको उन्होंने बताया कि बेटा वो बहुत अर्जेंसी थी, थाईलैंड चले गए थे और वहां उनका स्कूटर एक्सीडेंट हो गया। 7-8 साल का बच्चा धीरे धीरे इस बात से एडजस्ट कर लेता है, चलो माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया, प्यार तो उसे नानी का मिल ही रहा था। और नानी ने कहा बच्चों को सिर्फ पढ़ाना है, और उनको खूब पढ़ाया। वो लड़का जब 19 साल का हुआ तब उसने अपनी बहन या नानी की ड्रॉर एक दिन कभी कुछ ढूंढते हुए खोली होगी, इंजीनियर बन गया था, 19 या 20 साल का रहा होगा पूना में, तो उसमें उसको कई सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिली, और उसमें जब उसने अपनी मां का विवरण पढ़ा तो फिर वो भारत छोड़ के चला गया अमेरिका। ढूंढ ढांड के मैंने शिकागो में उसको ढूंढा, कहां से बड़ी मुश्किल से कोई नहीं जानता था वो कहाँ है। 3 घंटे में शिकागो से ड्राइव करके बर्फ में गाड़ी यो फिसलते हुए हम पहुंचे, 10-20 मील की स्पीड पे चला के। जब वो मिलने आया हमसे तो मुझे लगा हम गलत पते पे आ गए। वो तो खोल के इतना खुश, सुबह से लेकर शाम तक 5-6 बज गए, वो तो ऐसे बात कर रहा था कि जैसे जिंदगी में एक पार्टी चल रही है बहुत जबरदस्त।
अरे क्या लाइफ इज ऑल अबाउट हैविंग फन, और कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर। और मैं बार बार उसे मुद्दे पे लाऊं, फिर मुझे लगा पल्लवी से नहीं हो पाएगा ये काम। तो मैंने कहा सुनो, हमें जाना है भाई कल, और जरा बैठो बातचीत करते हैं। उसकी बीवी बगल में बैठी हुई थी, जो वो 12वीं से उन दोनों की दोस्ती थी, बाद में शादी हो गई, तो 20-25 साल से उसे जानती थी। और धीरे धीरे बात करते करते जब उस लड़के ने पूरा मुझे, वो टूट पड़ा, रो पड़ा। कहता है आप सोचिए ऐसा कौन बदकिस्मत बेटा होगा जिसको 20-21 साल की उम्र तक यही नहीं पता होगा कि उसकी मां और पिता के साथ क्या हुआ। कहता मुझे इस बात का सदमा कम है कि मेरे माँ बाप मर गए, मुझे इस बात का सदमा है कि मुझे ये सुख भी नहीं मिला कि मैं अपने माँ बाप का शोक मना सका। उस दिन मैंने तय किया, वहीं पे तुझसे बात करते करते, मैं बोल रहा हूं तो मेरा गला भर आता है, उस दिन मैंने तय किया कि मैं फिल्म बनाऊंगा। और मैं जो कृष्णा अर्जुन की तरह मैं भी भटक रहा था कि क्या करूंगा, ये क्या सही है क्या गलत। इतने साल की झूठी शिक्षा, झूठा कहानियां सुन के मेरे भी था कि हाँ ये बोल तो रहे हैं पर शायद ये पूरा सत्य ना हो, कोई एक दूसरा साइड भी हो सकता है कहानी का। पर इससे निश्चल कहानी मैंने कभी नहीं सुनी थी। उसके बाद उसने 50 बातें बताई। उस वक्त वहीं बैठे बैठे मैंने तय किया कि ये कहानी तो अर्जुन की है पर इसको कृष्णा बनना है। और इसीलिए आप देखिए फिल्म के आखिर में जो डायलॉग है, जब वो बिट्टा से मिलने जाता है तो बिट्टा जब बाहर निकलता है तो कहता है तुम्हारा नाम कृष्णा है पर तुम दिखते अर्जुन जैसे। इस फिल्म का जो हीरो है वो हिमांशु गंजू की कहानी से प्रेरित है। इसमें जो भी कहानी है, एक एक शॉट, एक एक शब्द भी मेरे नहीं है, ये सब बोले गए हैं। पल्लवी जोशी जी के कैरेक्टर का एक एक शब्द स्वतंत्र भारत में भारत सरकार के द्वारा फंडेड यूनिवर्सिटीज में बोला गया है। उसके वीडियो सारे यूट्यूब पे हैं। बिट्टा कराटे को जितने भी उसके डायलॉग्स हैं, वो डायलॉग उसको यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड जब भारत की सबसे बड़ी न्यूज चैनल ने दिया था, वहां पे उसने बोले। ये फिल्म हमारे लिए फिर फिल्म नहीं रही, ये हमारे लिए हिमांशु और गिरिजा जी जैसी कई माँ और बेटों की कहानियों को पूरे विश्व के सामने लाने का एक मिशन बन गया। और हम यहां रुके नहीं, हमारा एक बड़ा लंबा प्लान है। फिर मैंने सोचा कि कितने हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है और किसी को पता नहीं, मुझ जैसे वेदों के विद्वान के बेटे तक को यह नहीं पता कि हिंदुओं के साथ क्या हुआ। तब हमने और पल्लवी ने इसको मिशन बनाया और आज ही सुबह हम एक जेनोसाइड म्यूजियम बनाना चाहते थे। आज सुबह ही मैंने शिवराज सिंह चौहान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला कि मैं मध्य प्रदेश का हूं, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, हमें आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, लेकिन एक जेनोसाइड म्यूजियम के लिए एक जगह हमें आप निर्धारित कर दिए। उनने वहीं पे उसी वक्त उन्होंने वहीं पे सारे प्रेस के सामने बोला ये यहीं बनेगा। 10 मिनट बाद उनके ऑफिस से फोन आया कि आपको कहां कैसे क्या करना है अभी बताते हैं। भोपाल शहर में जेनोसाइड विश्व का पहला म्यूजियम बनेगा, जिसको मैं और पल्लवी जी बना के छोड़ेंगे। और जो भारत की मानवता, हमारी जो कहती है ह्यूमन राइट्स, उसका जवाब वो होगा। सारे विश्व के लोग समझेंगे कि जब मानवता की बात आती है सबसे ऊपर भारत का नाम होना चाहिए। ये हमारा कमिटमेंट है, ये कमिटमेंट हमारा। जब आप हिमांशु गंजू की कहानी बता रहे थे तो मेरे भी आंसू आ रहे थे। और इस दर्शक दीर्घा में बैठे हुए इस ऑडिटोरियम में जितने लोग हैं, किसी की आंखों में तो सबके दिलों में तो आंसू थे ही। इसलिए इस फिल्म का कथानक, इसके स्क्रिप्ट जो आपने कहा, शब्दों में उकेरी लेकिन लिखी तो कहीं और गई थी, ये बात सही है। इसलिए पटकथा, डायलॉग, ये सब कई बार बेमानी हो जाते हैं, जैसा आप कह रहे थे, जब दिल से कुछ बनता है।
लेकिन चूंकि ये मास्टर क्लास है, कुछ चीज़ों पर वापस आना चाहिए। हमने कहा कि आप ही ने कहा कि सब्जेक्ट से थोड़ा डिटैच होना चाहिए, है ना। एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, और कई बार अखबारों में भी छपता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि नरसंहार जेनोसाइड शब्द को आपने स्थापित कर दिया, आपकी फिल्म में स्थापित कर दिया, लेकिन वहां जेनोसाइड तो छत्तीस सिंहपुरा में भी हुआ, सिखों का भी हुआ, औरों का भी हुआ, उसको आपने इसमें नहीं शामिल किया। क्या आगे फिल्म बनाएंगे या इसमें क्यों नहीं शामिल किया? मतलब बहुत सारे प्रश्न मन में आते हैं, कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, फिल्म एक आर्ट है। फिल्म कोई पॉलिटिकल स्पीच नहीं है, फिल्म कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक कला है। और वो कला जो है, उस कला में और जो अर्जुन सीख रहे थे उसमें कुछ फर्क नहीं है। अर्जुन को जब गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि तुम्हें सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए, हम भी उसी बात को लेके चले। अगर इस फिल्म में हम और चीजें डालते तो क्या है, वो जो मूल मुद्दा था वो भी डाइल्यूट हो जाता, और बिना बात का, बिना तुक का एक तर्क चालू हो जाता, वाद विवाद आपस में, इतने हुआ, ये हुआ, वो हुआ, दुनिया भर का। इसलिए हम इसको पकड़ के चले। बुद्धिस्ट लोगों के साथ भी बहुत अत्याचार हुआ वहां पे, सारी मूर्तियां तोड़ दी गई। आज शंकराचार्य जो हिल है उसमें तार लगे हुए हैं, उसको जेल बना दिया गया। दलितों के साथ कितने दलित मारे गए वहां पे, बहुत दलित मारे गए, गुर्जर लोग मारे गए, डोगरा मारे गए, जिस क्रिश्चियन लोग मारे गए भाई, और तो छोड़िए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि फिल्म को मैं चाहता था लोगों के दिल तक पहुंचे, लोग उससे चौंक उठें और अपने आप रिसर्च करें। और देखिए, आज हर कोई रिसर्च कर रहा है। पहली बार पिछले इतने साल से आतंकवाद है। मैं ट्विटर में सन 2008 से हूं। 35 सिखों की हत्या के बारे में मैंने कभी ट्विटर पर ट्रेंड होते नहीं देखा। पहली बार इस साल 2 दिन पहले उसकी 20th एनिवर्सरी थी, और आप देखिए ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लगातार वही ट्रेंड हो रहा था। इसका मतलब यह है कि ऑडियंस इतनी इंटेलिजेंट है, अगर आप उनको थोड़ा सा कुछ बता दें तो बाकी का शोध वो खुद कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम ये थोड़ा सा ही बताने में इतना राशन पानी लेके सब चढ़े थे, इसलिए वो संभव नहीं था। मेरी अगली फिल्म जो हमने अनाउंस की है अभी हाल फिलहाल, उसका नाम है द दिल्ली फाइल्स। इसका नाम मेरे दिमाग में चल रहा है, शायद मैं चेंज करके द भारत फाइल्स करूं। और वो एक इतना कड़वा सच है भारत के इतिहास का, जो उस फिल्म में हम दिखाएंगे। तो शायद जो शिकायत है सिखों की या बाकी लोगों की, शायद उसमें पूरी हो। नहीं, शिकायत नहीं है, और शिकायत मुझे है, मेरे को पर्ची आना कभी इतना खराब नहीं लगा मंच पर, क्योंकि हम इस बात को अनवरत 3 घंटे चला सकते हैं। मेरे प्रश्न तो अभी शुरू ही हुए थे, लेकिन समय की तो मर्यादा है, और कुछ प्रश्न बहुत लोगों के मन में हैं, तो 10-15 मिनट में सिर्फ 4-5 सवाल हम लोग लेंगे। और सबसे पहले मैं बहुत बैक बेंचर से सवाल लूंगा। बैक बेंचर और कोई लड़की, भाई देखिए माइक, आप बोलिए भाई। इनको दे दीजिए, सामने खड़ी है। अच्छा चलिए, आप विवेक जी, हाँ प्लीज गो अहेड। Hello, sir. Sir, my question is that how did you felt when this famous film was already declined for the promotion on the very famous show, the Kapil Sharma Show? What were your feelings? देखिए, हिंदी में कहावत है, बीती ताही बिसारी दे। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, पीछे से एक दीजिए ना, लेके जाइए माइक उधर। तो उसने मुझसे पुनः उस प्रश्न को करेक्ट करते हुए पूछा, क्या ये फिल्म इतना पैसा कमा रही है
जो 300 करोड़ आपने बोला, ईश्वर उसको 1000 करोड़ कमवाए, क्या वो उन कश्मीर भारतीय यानी कश्मीर पंडितों को पुनर्वास करने में पैसे से सहयोग करेगी? धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा है, लेट मी इंटरवीन हियर। मुझे लगता है फिल्म के बारे में सवाल पूछे और आपका जो, क्योंकि हम यहाँ कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, तो करण जौहर और विवेक अग्निहोत्री में क्या फर्क है? वो फर्क तो बच्चा बच्चा जानता है। ऐसा है, करण जौहर हैं, विवेक अग्निहोत्री हैं। चलिए एक प्रश्न इधर से। विवेक जी इधर। एक मिनट। विवेक जी, मेरा एक प्रश्न है, आपको इस फिल्म को बनाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, फाइनेंशियली दिक्कतें आई, आपको अब जनता का इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और काफी अच्छा बिजनेस ये फिल्म कर रही है, तो बहुत सारी फाइल्स है जो खुलने का वेट कर रही है। अगर हम आजादी के पहले से बात करें तो मोपला फाइल्स है, खिलाफत फाइल्स है, रिसेंटली बंगाल में बहुत सारी फाइल्स हैं जो वेट कर रही हैं, तो क्या ये सीरीज चलेगी जिससे कि जो आम भारतीय है उसको सही पता चल समझ गया। पर भाई देखिए, ये प्रश्न छोटे रखिए, मैं बता 2 सेंटेंस में रखिए। हाँ देखो, अगर सारी फाइलें मैं ही खोलूंगा तो बेटा तुम क्या करोगे? मैंने पहला कदम उठाया है। अब आप लोग भारत की भविष्य, मेरे को इतना भरोसा है आप पे, आप सिर्फ भारत की फाइलें क्यों, विश्व की फाइलें खोलना आगे चलो। सर मेरा नाम नितेश गर्ग है। उधर माइक दीजिए, उधर। सर यहाँ देखिए पे ऐसा, रुकिए रुकिए, छात्रों को भी अवसर दिया जाए सर। सब छात्र ही बोल रहे हैं, छात्र और छात्र। नहीं बैठिए बैठिए। सबसे पहले सर हम सभी पल्लवी मैम को मिस कर रहे हैं, हम सर विश्वविद्यालय के छात्र हैं। सर मैं आपसे, आपने कहा सर पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं हो सकता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो सकता है। आज जो ये पीढ़ी इस ऑडिटोरियम में बैठी है सर, आपका भी ये संघर्ष 11 साल 12 साल का रहा जब आपने पहली किताब लिखी। आज यहाँ इस बैठे ऑडिटोरियम में सर आप हम युवाओं को कैसे ये संदेश देंगे कि हम भी अपने लक्ष्य के लिए इसी तरह अड़े रहें? मैं सर इस पिक्चर के बारे में बात अभी इसलिए नहीं कर रहा, आपका प्रश्न हुआ। मैं और एक ही बात आपसे बोलूंगा, ये भावना की बात है। किसी को आप ये नहीं सिखा सकते अपनी माँ की कितनी श्रद्धा करो। मेरे को भारतीय सभ्यता पे बहुत गर्व है, बहुत श्रद्धा है, इसलिए मैंने अपना जीवन समर्पण किया है। आप में है, आप भी करें, मैं सबसे यही बोलूँ। चलिए आप सर नमस्कार सर, मेरा सवाल सर एक महत्वपूर्ण सवाल। रुकिए, मैं संचालक हूँ, मुझे तय करने दीजिए। और ये एक दूसरे को माइक नहीं दें प्लीज, ये ठीक नहीं है। हम रुकिए, मैंने उनको कहा है वो प्रश्न पूछेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे। सभी से अनुरोध है, कृपया कार्यक्रम की गरिमा का सम्मान करें, बारी बारी से करें, ऐसी असुविधाजनक स्थिति न निर्मित हो। हम सभी मेरा सवाल है सर। नमस्कार, मेरा नाम शुभम शुक्ला है और मैं MSc इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। मैं ट्विटर में भी आपको बहुत बारीकी से फॉलो करता हूँ, तो मैं थोड़ी सी भूमिका बनाने के साथ आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। और भूमिका ये है कि मैं ट्विटर पर देखता हूँ कि एक जो जमात है वो लगातार आपसे ट्विटर पर टैग करके भी, और यहाँ भी आपसे ये सवाल पूछा गया कि जो आप कमाई कर रहे हैं या जो आपकी फिल्म कमा रही है, सवाल तो फिल्म जो आपकी कमा रही है तो क्या इसको आप पुनर्वास के लिए देंगे? तो मैं इसका एक थोड़ा सा जवाब देंगे सर, जवाब दे रहा हूँ मैं सर, इसका जवाब प्रश्न सर प्रश्न ही है। एक सेकंड। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सर कि ये काम प्रशासन का है। पहली बात तो शुभकामनाएं, और जो लोग बोलना चाहते हैं तो यही क्यों मूवी नहीं बना रही है? और मेरा सवाल आपसे ये है कि चूंकि इसके बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, कई बड़े इतिहासकार हैं वो ट्विटर में ये लिख रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ वो 86 की सरकार परिवर्तन के बाद हुआ, जबकि असलियत ये है कि जब अफगानिस्तान में 1980 में जब तालिबान का हमला हुआ था, जब तालिबान आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न बताइए। प्रश्न ये कश्मीर फाइल्स 2 बनाएंगे सर, जिसमें आप अफगानिस्तान से दिखाएं कि किस तरह अफगानिस्तान से इस्लामिक आतंकवाद कश्मीर में आया। बस ठीक। बैक स्टेज से अनुरोध है।